हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बजट 2023 से रिलेटेड हमने पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में तो जान लिया, पर चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए स्पेसिफिक क्या चेंजेस आए हैं बजट 2023 से रिलेटेड, जो कि 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होगा, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी काफी उनने चेंजेस लाए हैं, बट जो भी चेंजेस हैं वो सब प्रोसीजरल हैं। और जो जो चीजें प्रोविजन से रिलेटेड लोग फायदा उठाते थे, उसी के रिगार्डिंग और थोड़ा प्रोविजंस को उनने टफ कर दिया है। तो सबसे पहला जो चेंज लेकर आए हैं वो लाए हैं कि एक नया सेक्शन ऐड कर दिया है, जो कि सेक्शन 10 सब क्लॉज 46A है। एग्जिस्टिंग में तो सेक्शन 10 सब क्लॉज 46 था ही, जो कि एग्जेम्पशन टू एनी स्पेसिफाइड इनकम अराइजिंग टू अ बॉडी और अथॉरिटी और बोर्ड और ट्रस्ट और कमीशन इफ द सेड एंटिटी इज नॉट engaged इन एनी कमर्शियल एक्टिविटी। इसके रिगार्डिंग एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता था किन किन को। बॉडी, अथॉरिटी, बोर्ड, ट्रस्ट और कमीशन, इनकी जो स्पेसिफाइड इनकम है इनको एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता था सेक्शन 10 सब क्लॉज 46। बट इस सेक्शन में रिस्ट्रिक्शन था टू अ स्पेसिफाइड बॉडी, अथॉरिटी, बोर्ड, ट्रस्ट और कमीशन। तो इसके कारण काफी लिटिगेशन आते थे अपेक्स कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में फर्दर लिटिगेशन में प्रपोजल बताया था कि प्रपोज टू अमेंड द एक्ट सो एज टू एक्सक्लूड इनकम ऑफ अ बॉडी और अथॉरिटी और बोर्ड और ट्रस्ट और कमीशन नॉट बीइंग अ कंपनी फ्रॉम द स्कोप ऑफ अ क्लॉज 46 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। तो जो कंपनी नहीं है उनकी इनकम को उससे एक्सक्लूड करने को बोला था, और एक नया क्लॉज इंसर्ट करने की उनने प्रपोजल रखी थी। तो उसी के लिए नया क्लॉज 46A इंसर्ट करा है। अब ये जो क्लॉज है ये इनकम और टू अ बॉडी और अथॉरिटी और बोर्ड और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन नॉट बीइंग अ कंपनी which has been established or constituted by or under a central or state act with one or more of the specified purpose and notified by central government in the official gazette for the purpose of this clause। तो अगर ऐसी कोई इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनकी इनकम को एग्जेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पर नॉट बीइंग अ कंपनी इंपॉर्टेंट है, और जो सेंट्रल और स्टेट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट हुई है, एस्टैब्लिश हुई है। नेक्स्ट है डिपॉजिटिंग बैक ऑफ कॉर्पस एंड रीपेमेंट ऑफ लोन और बोरोइंग्स। 1 अप्रैल 2021 के बाद अगर कोई कॉर्पस डिपॉजिट बैक करता है या रीपेमेंट ऑफ लोन करता है, तभी एप्लीकेशन माना जाता था। बट 1 अप्रैल 2021 के पहले अगर आपने एप्लीकेशन ट्रीट करा है और उसके रिगार्डिंग कॉर्पस या लोन और बोरोइंग्स में, तो जो अभी चेंज लेकर आए हैं इसमें डिपॉजिटिंग बैक ऑफ कॉर्पस में, वो ये लेकर आए हैं कि 1 अप्रैल 2021 के पहले पहले अगर आपने एप्लीकेशन ट्रीट करा है किसी एक्सपेंस को और उसके रिगार्डिंग अब आप कॉर्पस में डिपॉजिट कर रहे हैं या लोन और या बोरोइंग कोई रीपे कर रहे हैं, तो जब आप डिपॉजिट बैक कर रहे हैं या रीपेमेंट कर रहे हैं तब एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। मतलब एक खर्चे को दो बार एप्लीकेशन नहीं ट्रीट कर सकते। तो इसी के लिए ही उनने प्रपोजल लेकर आए हैं। इट इज फर्दर प्रपोज टू प्रोवाइड दैट if the trust or institution invests or deposit back the amount in to the corpus or repay the loan within 5 years of application from the corpus or loan, then such an investment or depositing back into corpus or repayment of loan will allowed as application for charitable or religious purpose। तो यहाँ दो कंडीशंस लगाई हैं। फर्स्ट तो अगर लोन आप विद इन 5 years ऑफ एप्लीकेशन रीपे कर देते हैं तो तब तो वो एप्लीकेशन माना जाएगा। और सेकंड है, अगर आपने 1 अप्रैल 2021 के पहले पहले कोई एप्लीकेशन ट्रीट किया है आउट ऑफ कॉर्पस और लोन और बोरिंग, और अब आप उसको रीपे कर रहे हैं या डिपॉजिट बैक कर रहे हैं, तो तब उसका एप्लीकेशन नहीं ट्रीट किया जाएगा। It is also proposed to provide that where the application for corpus or
loan did not satisfy the condition as specified, the repayment of loan or investment or depositing back in the into the corpus of such amount will not be treated as application. तो इसका ध्यान रखें आप कि दो चेंजेस इसमें आए हैं. फर्स्ट तो यही है कि फर्स्ट फॉर 2021 के बाद आप कोई भी कॉर्पस या रीपेमेंट कर रहे हैं लोन और बोरिंग्स जिसका आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी ट्रीट कर दिया है बिफोर 1 अप्रैल 2021, तो उसको फिर से आप एप्लीकेशन ट्रीट नहीं करेंगे. सेकंड ये है कि कोई भी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट बैक द अमाउंट इन द कॉर्पस और रिपे द लोन विद इन 5 years ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द कॉर्पस और लोन, then such investment or depositing back into corpus or repayment of loan will be allowed as application. 5 साल का समय आपको दिया जा रहा है. नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन टू अदर ट्रस्ट. इसमें लोग क्या करते थे कि डोनेशन अगर आप किसी और ट्रस्ट को दे रहे हैं तो वो अलाउड होता था, बट अगर आप आउट ऑफ कॉर्पस अमाउंट दे रहे हैं तो वो अलाउड नहीं होता था एज एप्लीकेशन. तो लोग क्या करते थे, अदर देन कॉर्पस देते थे एंड दिस ट्रस्ट को डोनेशन देते थे, उसका भी 50% एक्यूमुलेट करते थे, फिर देन फर्दर दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन देते थे, फिर अगेन 50% एक्यूमुलेट करते थे. तो ऐसे करके जो 50% ऑफ एक्यूमुलेशन है इन ईच स्टेज ये ज्यादा हो जाता था और इफेक्टिव जो एप्लीकेशन बताया गया 85% वो नहीं हो पाता था. तो इसी प्रैक्टिस को कम करने के लिए ये प्रपोजल आया है कि अगर आप अब कोई भी ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं तो जितना भी अमाउंट आप दे रहे हैं उसमें से सिर्फ 85% ही एलिजिबल होगा फॉर एप्लीकेशन. मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए डोनेशन दिया है तो 85% ही application treat किया जाएगा. It is proposed that only 85% of eligible donation made by a trust or institution under the first or second regime to another trust under the first or second regime shall be treated as application only toward the extent of 85% of such donation. नेक्स्ट कुछ जो प्रोविजंस थे रिडक्टेंट थे अब उसको ओमिट कर दिया गया है जो कि सेक्शन 12A में है, क्योंकि अब जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो चेंज हो चुका है. तो अब सेकंड थर्ड और फोर्थ प्रोविजो टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12A रिडक्टेंट हो चुका है. अब लोगों को पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है एंड देन फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना रहता है. और जब आप कमेंट्स कर लेते हो आप अपनी एक्टिविटी उसके पहले पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए. तो इसलिए सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोविजो टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12A उनने ओमिट कर दिया है. नेक्स्ट है कंबाइनिंग प्रोविजनल एंड रेगुलर रजिस्ट्रेशन इन सम केसेस. कई लोग सबसे पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करना रहता था, तो इसमें थोड़ा डिफिकल्टी फेस कर रहे थे. तो इस वजह से अब रैशनलाइज कर रहे हैं इस प्रोविजन को और अब डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन की अप्रूवल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये प्रपोजल किया गया है टू अलाउ फॉर डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल इन सच केसेस. तो कौन कौन से केसेस है? इट हैज बीन brought to the notice that trust or institution under both the regime are facing the following difficulty. Trust or institution formed or incorporated during the previous year are not able to get the exemption for that year in which they are formed or incorporated, since they need to apply 1 month before the previous year for which exemption is sought. ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जिस साल में इनकॉर्पोरेट हुए उस साल एग्जेम्पशन क्लेम कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो प्रोविजन कहता है, कोई प्रोविजन ये कहता है कि जिस साल भी आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हो उस साल के अंत होने से पहले 1 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है. Beside trust or institution where activities have already commenced are required to apply for 2 registration, provisional and regular simultaneously. दूसरी डिफिकल्टी ये फेस हो रही थी कि जहां पर कमेंस हो चुकी है एक्टिविटी वहां पर उनको 2 रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था, प्रोविजनल एंड रेगुलर. तो इसी के कारण उनने रैशनलाइज कर दिया इस प्रोविजन को और अब फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए ही उनने एक अथॉरिटी रखी है. नेक्स्ट आया है स्पेसिफाइड वॉल्यूशन अंडर सेक्शन 12AB एंड 15th प्रोविजन टू क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10. ये इस केस में क्या हो रहा था कि कोई जो लोग भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे
तो जो फॉर्म फिल कर रहे थे, फॉर्म में कुछ डिफेक्ट या कुछ गलत इंफॉर्मेशन आ जाती थी और उसके बाद भी अप्रूवल मिल जाता था रजिस्ट्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटेड हो गया है, ऑनलाइन हो चुका है। तो अगर कोई डिफेक्टिव इंफॉर्मेशन भी है तब भी उनको अप्रूवल मिल जाता था, क्योंकि हर एक चीज ऑटोमेटेड है। तो अब उनने एक पॉइंट ही इंसर्ट कर दिया, एक क्लॉज जी इन एक्सप्लेनेशन टू 15th प्रोविजो ऑफ क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10। मतलब सेक्शन 10 के क्लॉज 23C के 15th प्रोविजो में उसके भी एक्सप्लेनेशन 2 में क्लॉज जी ऐड कर दिया, जिसमें उन्होंने स्पेसिफाइड वॉलेशन में एक चीज और इंक्लूड कर दी। क्या है वो? द एप्लीकेशन रेफर टू इन दी फर्स्ट प्रोविजो इज नॉट कंप्लीट और इट कंटेन्स फॉल और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, अगर वो इनकम्प्लीट है या उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो या तो फॉल्स है या इनकरेक्ट है, तो इस बेसिस पे भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड वॉल्यूशन में आ चुका है। तो ये तो सेक्शन 1023C में ऐड कर दिया है। और सिमिलर क्लॉज उनने सेक्शन 12AB सब सेक्शन 4 में ऐड कर दिया है, उसके एक्सप्लेनेशन में क्लॉज जी ऐड कर दिया है कि स्पेसिफाइड वॉल्यूशन क्या होगा अगर आप सेक्शन 12AB के तहत रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो उसमें अगेन उन्होंने यही किया है कि एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट है या कंटेन्स फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, देन इट विल बी ट्रीटेड एज स्पेसिफाइड वॉल्यूशन और रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं होगा। नेक्स्ट है tax audit report से related, alignment of the time limit for furnishing the form for accumulation of income and tax audit report। इसमें कुछ समस्याएं जा रही थी। क्या समस्या थी? कि जब हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं, फॉर्म 10 और 10BB, ये इसकी जो ड्यू डेट है वो 1 महीने पहले है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ITR 7, उसके 1 महीने पहले रहती है ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट, जो कि फॉर्म 10B और 10BB में होती है। अब एक फॉर्म और एडिशनली फाइल करना रहता है अगर आपके केस में एक्यूमुलेशन होता है, जो कि फॉर्म 10 और 9 है। ये ITR फाइल करने से पहले पहले ही फाइल होता है, ये फॉर्म भी, एक्यूमुलेशन के फॉर्म्स। तो जब ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट में एक्यूमुलेशन के फॉर्म का भी रेफरेंस होता है। तो अब जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट भरता है, फिल करता है, फाइल करता है, तो उसको डिफिकल्टी आती है कि एक्यूमुलेशन अमाउंट कितना होगा, क्योंकि फॉर्म 10 और 9 ये तो बाद में फाइल होगा अलोंग विद द ITR। तो इसी डिफिकल्टी को नजर रखते हुए उनने ये प्रपोजल रखा है कि जो भी फॉर्म 10 और 9A की ड्यू डेट होगी, अब वो 2 months प्रायर टू द डेट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 होगी। तो मतलब अगर रिटर्न अक्टूबर में फाइल हो रही है, तो आप ये मानो कि अगस्त विल बी द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10 एंड 9A। देन September will be the due date for filing audit report, फॉर्म 10B एंड 10BB, एंड अक्टूबर में आप ITR फाइल करेंगे। तो दिस इज द चेंज विच इज ब्रॉट इन सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 एंड ऑल्सो इन सेक्शन 1023C थर्ड प्रोविजो एक्सप्लेनेशन 3। और सेक्शन 11 में भी सिमिलर चेंज लेकर आए हैं, क्योंकि अगर आप सेक्शन 11 का बेनिफिट ले रहे हैं तो भी यही क्लॉज अप्लाई होगा, और अगर आप सेक्शन 1023 से बेनिफिट ले रहे हैं तभी यही अप्लाई होगा। तो अब जो फॉर्म 10 और 9 है, जो कि एक्यूमुलेशन के फॉर्म है, वो आपको 2 महीने पहले जमा करना है, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट जाएगी और देन फाइनली ITR जाएगी। तो अब जो बुक्स फाइनलाइजेशन है वो जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी फॉर्म फाइनेंशियल ईयर 23-24। मतलब ये जो भी चेंजेस है ये एप्लीकेबल होंगे नेक्स्ट ईयर में। तो दीज आर दी मेजर चेंजेस एंड द चेंजेस फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट। होप आपको क्लियर हुआ होगा बजट 2023 में क्या लेकर आए हैं। मैक्सिमम प्रोसीजरल चेंजेस ही हैं जो डिफिकल्टी फेस होती है। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।